ये है अंटार्कटिका, जो सदियों से इंसानों की पहुंच से दूर और उनके लिए एक बहुत बड़ी मिस्ट्री रहा है। चाहे वो ब्लड वाटरफॉल्स हो, मिस्टीरियस एनिमल्स हो, अंडरग्राउंड लेक्स हो या बर्फ के नीचे दबे हुए शहर हो, अंटार्कटिका के बारे में कई ऐसे मिथ्स और मिस्ट्रीज हैं जिनका आज भी सुराग नहीं लगाया जा सका है। अंटार्कटिका दुनिया का वो अकेला कॉन्टिनेंट है जहाँ कोई इंसान नहीं रहता, क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर -90 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है। इसके साथ साथ यहाँ पर 300 किलोमीटर आवर की स्पीड से बर्फ के तूफान भी आते हैं। इसी तरह अंटार्कटिका दुनिया का सबसे ड्राई कॉन्टिनेंट भी है, इतना ड्राई कि आपको शायद ये जानकर हैरत होगी कि इसे डेजर्ट भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ 51 मिलीमीटर बारिश होती है। इस सब के बावजूद पिछले कई सौ सालों से बहुत से कंट्रीज अंटार्कटिका का कंट्रोल लेने की कोशिश कर रहे हैं। अंटार्कटिका का ये मैप देखे, इस हिस्से को फ्रांस क्लेम करता है, इस पार्ट को नॉर्वे क्लेम करता है, ऑस्ट्रेलिया इस सारी राइट साइड को क्लेम करता है। इसी तरह ब्रिटेन, चिली, अर्जेंटीना और न्यूजीलैंड भी अंटार्कटिका के कुछ हिस्सों को क्लेम करते हैं। लेकिन आखिर इसकी वजह क्या है? बर्फ की इस तह के नीचे आखिर ऐसा क्या है कि दुनिया की सुपर पावर्स इसका कंट्रोल लेना चाहती है? आज हम सॉल्व करने जा रहे हैं अंटार्कटिका की कुछ मिस्ट्रीज, और साथ ही में हम इसकी भी खोज लगाएंगे कि अंटार्कटिका को असल में डिस्कवर किसने किया था। और आखिर में हम ये भी देखेंगे कि इस बर्फ के नीचे आखिर ऐसे क्या राज छुपे हैं जिन्हें दुनिया की सुपर पावर्स जानते हैं और इसलिए वो अंटार्कटिका का कंट्रोल लेना चाहते हैं। अंटार्कटिका किसने डिस्कवर किया डिपेंड्स ऑन हु यू आर आस्किंग। ब्रिटिशर्स कहते हैं कि अंटार्कटिका उन्होंने डिस्कवर किया था, जबकि रशियंस कहते हैं कि सबसे पहले उन्होंने यहाँ कदम रखा था। लेकिन अंटार्कटिका का जिक्र आज से कई हजार साल पहले ग्रीक फिलोसोफर एरिस्टोटल ने किया था, जब उसने कहा कि जमीन गोल है और नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे के मिरर इमेजेस है। 2021 में रॉयल सोसाइटी ऑफ न्यूजीलैंड की एक स्टडी पब्लिश हुई, जिसमें ये कहा गया कि इधर ऑस्ट्रेलिया के पास पोलिनेशियम आइलैंड्स पर रहने वाले माओरी लोग शायद पहले इंसान थे जो 7वीं सदी में अंटार्कटिका पहुंचे थे, क्योंकि उनकी पुरानी कहानियों में एक ऐसे बर्फीले कॉन्टिनेंट का जिक्र मिलता है जो जमीन की सदर्न साइड पर है। खैर, रिकॉर्ड हिस्ट्री में ब्रिटिश ऑफिसर जेम्स कुक वो पहला यूरोपियन था जो अंटार्कटिक सर्कल क्रॉस करके इधर अंटार्कटिका के पास पहुंचा। लेकिन वो अभी अंटार्कटिका से 130 किलोमीटर दूर ही था कि उसने अपनी शिप वापस मोड़ ली, क्योंकि उसे अंटार्कटिका तो नजर नहीं आया, मगर पानी में तैरते हुए आइसबर्ग जरूर नजर आए और समंदर की तेवर ऐसे थे कि शिप को आगे लेकर जाना बहुत खतरनाक था। इसलिए जेम्स कुक ने कहा था कि इस सदर्न कॉन्टिनेंट तक पहुंचना इतना खतरनाक है कि शायद ही कभी कोई इंसान यहाँ तक आए। कैप्टन कुक के बाद और भी बहुत से लोगों ने अंटार्कटिका डिस्कवर करने की कोशिश की, मगर वो कामयाब नहीं हो सके। फिर 19वीं सदी के आते ही इकोनॉमिक डोमिनेंस के लिए कंट्रीज के बीच एक कंपटीशन शुरू हो गया। दुनिया अब एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की तरफ बढ़ रही थी। रिसोर्सेज और नए ट्रेड रूट्स डिस्कवर हो रहे थे, इंडस्ट्रीज लग रही थी। हर कंट्री आने वाली नई सदी में सुपर पावर बनना चाहता था और इसलिए एक्सप्लोरेशंस उरूज पर थे। ऐसे में 1819 में रशियन एम्पायर ने रशियन एक्सप्लोरर फैबियन वन बेलिंगहाउजन को ये टास्क दिया कि वो पूरी दुनिया के गिर्द चक्कर लगाए और नई कंट्रीज और कॉन्टिनेंट्स डिस्कवर करे। 1820 में फैबियन ने कैप्टन कुक की प्रेडिक्शन गलत साबित की और यहाँ सदर्न ओशन में पहुंचकर अंटार्कटिका को बहुत करीब से देखा। क्योंकि उसने अंटार्कटिका पर कदम नहीं रखा था, मगर उसे मॉडर्न हिस्ट्री का वो पहला इंसान कहा जाता है जिसने अंटार्कटिका को देखा था। फिर 1900 से 1920 के बीच बहुत से एक्सप्लोरर ने अंटार्कटिका का रुख किया। ब्रिटिश एक्सप्लोरर रॉबर्ट फॉल्कन स्कॉट 1911 में अपनी टीम के साथ अंटार्कटिका पर उतरा और तकरीबन 400 माइल्स तक आगे गया, मगर फिर खराब मौसम और भूख की वजह से उसे वापस लौटना पड़ा। लेकिन वापसी का ये सफर बहुत ही भयानक साबित हुआ। स्कॉट और उसकी टीम सख्त सर्दी और बर्फानी तूफान में फंस गए और इन सब की मौत हो गई। फिर वर्ल्ड वॉर 1 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपनी टीम्स भेजी और इस कॉन्टिनेंट को क्लेम करने की कोशिश की। 1939 में हिटलर के कहने पर जर्मन एयरफोर्स ने यहाँ नाजी फ्लैग्स भी गिराए ताकि इस एरिया को नाजी जर्मनी के कंट्रोल में दिखा सके। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद बहुत सी कंट्रीज ने यहाँ अपने रिसर्च स्टेशन सेटअप किए और यहीं से फिर अंटार्कटिका के बारे में मिस्टीरियस डिस्कवरीज होना शुरू हुई। सबसे पहली और बड़ी मिस्टीरियस डिस्कवरी ये है कि किसी जमाने में अंटार्कटिका पर बर्फ नहीं बल्कि घने जंगल थे। इंपीरियल कॉलेज ऑफ लंदन के साइंटिस्ट के मुताबिक उन्हें यहाँ फॉसिलाइज्ड वुड भी मिली, जिससे पता चलता है कि करीब 19 मिलियन ईयर्स पहले अंटार्कटिका एक गर्म कॉन्टिनेंट था जहाँ पर घने जंगल होते थे। इसके अलावा यहाँ उन्होंने कुछ ऐसे इंसेक्ट्स के फॉसिल्स भी देखे जो सिर्फ गर्म इलाकों में होते हैं। अंटार्कटिका के बारे में दूसरी बड़ी और मिस्टीरियस डिस्कवरी ये थी कि इस 3 किलोमीटर की बर्फ के नीचे 400 लेक्स हैं जिनका अपना ही इकोसिस्टम है। वहाँ पर ऐसे ऐसे समुद्री जानवर हैं जो पूरी दुनिया में कहीं नहीं होते, जैसे ये बड़े बड़े स्पाइडर्स और सी थ्रू जेलीफिश। ये बर्फ के नीचे एक अलग ही दुनिया है। इसी तरह अंटार्कटिका पर एक और चीज जिसने बहुत से एक्सप्लोरर को बहुत सालों तक पजल किए रखा, वो ये खूनी चश्मे हैं।
मैकमर्डी की वैली में ये वाटरफॉल ऐसे हैं जैसे बर्फ से खून निकल रहा हो। मगर हाल ही में साइंटिस्ट ने ये डिस्कवरी की है कि इस वाटरफॉल का सुर्ख रंग इसलिए है क्योंकि इस चश्मे को एक बहुत ही सॉल्टी लेक से पानी आता था, जिस पर अब कई 100 फुट बर्फ पड़ चुकी है और वो लेक एटमॉस्फेयर से बिल्कुल कट ऑफ है। इस पानी में बहुत ज्यादा आयरन है और इसीलिए जब ये पानी चश्मे में आता है तो ऑक्सीजन और धूप की वजह से पानी में मौजूद आयरन ऑक्सीडाइज होता है और उसका बिल्कुल जंग जैसा कलर हो जाता है। अंटार्कटिका के बारे में तीसरी सबसे बड़ी मिस्ट्री और कॉन्स्पिरेशन ये है कि इस बर्फ के नीचे कोई एशियन सिविलाइजेशन है। बहुत से लोगों ने ये क्लेम किया है कि यहाँ पर एलियन स्पेसशिप भी देखी गई है। 2016 में गूगल अर्थ पर अंटार्कटिका में बहुत सी अनयूजुअल एक्टिविटीज रिकॉर्ड की गई है। कॉन्स्पिरेशन थ्योरी जहाँ इन्हें एलियन यूएफओ कहते रहे, वही बहुत से पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स के नजदीक ये अमेरिका और दूसरी कंट्रीज के सीक्रेट एयर ऑपरेशंस है जो वो अंटार्कटिका में कर रहे हैं। और यहीं पर आता है अंटार्कटिका का वो हिडन पॉलिटिकल फ्रंट जिससे बहुत कम लोग जानते हैं। जहां बाकी दूसरी दुनिया दूसरे जियोपॉलिटिकल इश्यूज में उलझी हुई है, वही अमेरिका, चाइना और सोवियत यूनियन एग्रेसिवली अंटार्कटिका पर एक्सपेडिशंस भेज रहे हैं। इनफैक्ट चाइना ने तो वहां पर अपने मल्टीपल रिसर्च स्टेशन सेटअप किए हैं। 1969 के अंटार्कटिक ट्रीटी के मुताबिक कोई भी कंट्री अंटार्कटिका में साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन कर सकता है, बस उसे इन स्टडीज का रिजल्ट सब कंट्रीज के साथ शेयर करने होंगे। 1992 में यूएसए जियोलॉजिकल डिपार्टमेंट के सर्वे में ये डिस्कवरी सामने आई कि अंटार्कटिका में 500 बिलियन बैरल्स के नेचुरल गैस और ऑयल के रिजर्व्स हैं। लेकिन चाइना और ये दूसरे कंट्रीज इस ऑयल और गैस के लिए अंटार्कटिका में इंटरेस्टेड नहीं है, बल्कि हाल ही में अंटार्कटिका में बहुत ही बड़ी क्वांटिटी में न्यूडेनियम, प्रेसियोडेनियम, टर्बियम और डिस्प्रोशियम जैसे रेयर अर्थ मिनरल्स के रिजर्व डिस्कवर हुए हैं। ये वो मिनरल्स है जो सारे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस में यूज होते हैं और क्योंकि दुनिया का फोकस अब ऑयल और गैस से हटकर इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस को पावर करने वाले एनर्जी रिसोर्सेज की तरफ जा रहा है, तो इस मिनरल की डिमांड ऑयल और गैस से भी ज्यादा है। इलेक्ट्रिक कार्स और आयन बैटरीज ही अब फ्यूचर है और फ्यूचर को कंट्रोल करने की ये रेस ही इन सुपर पावर्स को अंटार्कटिका की बर्फ और तूफानों में ले आई है। अंटार्कटिका की लास्ट मिस्टीरियस डिस्कवरी ये सदर्न ओशियंस है। दुनिया के खतरनाक तरीन समुद्रों में सदर्न ओशियंस का नाम आता है। हमारी दुनिया का क्लाइमेट और वाटर सप्लाई ये सदर्न ओशियंस ही कंट्रोल करता है, क्योंकि ये अटलांटिक और पैसिफिक ओशियंस के साथ भी मिलता है। साइंटिस्ट के मुताबिक दुनिया का 15% कार्बन एमिशन सदर्न ओशन एब्जॉर्ब करता है और ग्लोबल वार्मिंग के साथ साथ इस ओशन की इम्पोर्टेंस बढ़ती जा रही है, क्योंकि यहाँ पर जमी हुई बर्फ पिघल रही है और बर्फ के पिघलने से बहुत से खजाने अब बाहर आ रहे हैं जिन समुद्रों में कभी इंसान जाने का सोच भी नहीं सकते थे। बहुत जल्द वो इम्पोर्टेंट ट्रेड रूट्स बनने वाले हैं। अंटार्कटिका पर अब भी बहुत सी स्टडी चल रही है और हु नोस कि आने वाले टाइम में और क्या मिस्टीरियस चीजें अंटार्कटिका के बारे में डिस्कवर होंगी। ये है वो सारे सोर्सेज जहां हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। अगर आपको इस तरह के टॉपिक्स पसंद आते हैं तो नीचे कमेंट्स में जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका दिल से शुक्रिया।